हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देखो, हमें अपने सिलेबस में दो तरीके का स्फीयर पढ़ने को मिलता है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर और दूसरा यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर, जो भीतर से कैसा हो, खोखला हो। और इनकी वजह से भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो तीन अलग अलग लोकेशंस पर, तीन अलग अलग पॉइंट्स पर, तीन अलग अलग केसेस में कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कोई स्फीयर है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, एक तो पॉइंट हो सकता है इसके बाहर, तो बाहर के किसी भी पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड समझनी है। फिर इस स्फीयर के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी वो समझना है, और इस स्फीयर के भीतर किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो सेंटर का पॉइंट हो, चाहे वो सेंटर से r/2 की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी वो भी समझना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो कैलकुलेशन है वो हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वही पुराना मेथड, अपना इंटीग्रेशन वाला मेथड है, लेकिन इंटीग्रेशन वाला मेथड उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। कई सारे बायोलॉजी के बच्चे, या फिर अगर आप क्लास 11th में हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं जो बहुत बहुत आसान है, लेकिन उसमें एक छोटा सा लॉ समझना होगा, उसको हम बोलते हैं गॉसेस लॉ। देखो, जब आप 12th में जाओगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ आपको एक लॉ पढ़ाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं गॉसेस लॉ। एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको फिजिक्स की दुनिया में गॉसेस लॉ कहा जाता है, लेकिन जुगाड़ से वो लॉ यहां भी लग जाता है। वैसे भी हम लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स में काफी सिमिलैरिटी होती है, तो जो लॉ वहां लगता है वो लॉ यहां भी लग जाता है। तो पहले शॉर्टकट में उस लॉ को समझ लेते हैं, मोटा मोटा पॉइंट्स, और फिर उसी का एप्लीकेशन करते हुए स्फीयर की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो चाहो तो आप हेडिंग भी डाल सकते हो, गॉसेस लॉ इन ग्रेविटेशन। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, सिलेबस में नहीं है तो नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं और इसका एप्लीकेशन करके अपना काम निकाल लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्फीयर की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस लॉ को समझने के लिए बेसिक बेसिक एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले समझना होगा एरिया वेक्टर। अब आप कहोगे सर, एरिया तो फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी होता है। बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिजिक्स में कई जगह स्केलर क्वांटिटी को भी वेक्टर क्वांटिटी बनाना पड़ता है। हाँ, ऐसा भी होता है फिजिक्स में। तो एरिया को भी हम वेक्टर बनाएंगे। तो अब स्वाभाविक सा प्रश्न ये उठेगा कि सर, अगर एरिया वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो डायरेक्शन के लिए बस एक लाइन याद रखो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। कोई भी सरफेस है, एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा और उस सरफेस से दूर जाती हुई डायरेक्शन में होगा। जैसे इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई स्फीयर, या मान लेते हैं ये कोई क्यूब है, या ये कोई सिलेंडर है। इसमें आपसे कहा जाए कि एरिया वेक्टर शो करो। एरिया वेक्टर को ए से या एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई छोटा सा एरिया हम ले तो उसको डीए वेक्टर से या डीएस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया सकता है। मैं डीएस वेक्टर लूंगा। तो ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अलग अलग पॉइंट पे अगर हम एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करें तो यहां का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा। इसमें भी कई सरफेसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला प्लेन सरफेस, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे। कितना आसान है। वैसे इसमें दो प्लेन सरफेसेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है। तो प्लेन सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। और इसके लिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो ये क्लियर हो गया एरिया वेक्टर। दूसरा हमें क्या समझना है? दूसरा हमें समझना है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। मैंने कहा था
कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी? पहली, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और तीसरा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस से शो करते हैं। तो किसी भी मास के चारों तरफ अगर थ्री डायमेंशनल इन्फ्लुएंशियल फील्ड है, उसके चारों तरफ एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड अगर है, तो उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसके चारों तरफ कुछ है, हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही कोई चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी मैग्नेट है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से तो समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल मीडियम है। तो ये सवाल है बनेगा कैसे, तो वो समझते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हमने इस वीडियो में सिर्फ स्फीयर का केस समझना है, तो स्फीयर की वजह से ही समझते हैं कि स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। तो जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, इसके अगल बगल ग्रेविटेशनल फील्ड है। हमें क्या करना है? एक टेस्ट मास ले जा करके छोड़ देना है। ये फिक्स है, टेस्ट मास ले जा करके आप छोड़ दो। तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में ये टेस्ट मास है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से ये मोशन करेगा। तो मोशन करने में हमें देखना है कि उसका पाथ कैसा है। जिस रास्ते पे वो मोशन करता हुआ जाएगा, उसके ट्रैक को, उसके रास्ते को ही आप लाइन से ड्रॉ कर दो। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है वो कर्व लाइन हो जाए, बस उसके ट्रैक को ही आपको शो कर देना है, वही ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन हो जाएगी। तो जैसे यहां कोई भी टेस्ट मास को ले जाकर के छोड़ो, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे जाएगा, तो ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनेगी। अब यहां कहां तक जाएगा वो बात की बात है, वो देखेंगे अभी धीरे धीरे। लेकिन अगर यहां कोई टेस्ट मास छोड़ दें ऐसे जाएगा, यहां टेस्ट मास छोड़ दें ऐसे जाएगा, तो ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनेंगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आपने समझ लिया, एरिया वेक्टर आपने समझ लिया। अब समझते हैं गॉसेस लॉ क्या होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से गॉसेस लॉ समझेंगे। यह एक स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल मतलब घर पे जो प्लास्टिक की बॉल होती है, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्फेरिकल शेल का। पतला होता है, भीतर से खोखला होता है। इसकी वजह से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहा जाए आपको, तो कैसे ड्रॉ होंगी? टेस्ट मास आपने छोड़ा, इसने इसको ऐसा अट्रैक्ट किया, यहां टेस्ट मास छोड़ा, ऐसा अट्रैक्ट किया, यहां टेस्ट मास छोड़ा, ऐसा अट्रैक्ट किया। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिगर विगर बनता है तो ऐसे ही मजा आने लगता है, अच्छा लगता है देखने में भी। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बन गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर इसके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करें, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है और कॉन्सेंट्रिक है, मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है। तो इसके चारों तरफ अगर हम ऐसे एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करें, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस चारों तरफ से बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, नहीं तो गॉस जी नाराज हो जाते हैं। तो ये गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। अब सोचो जरा, इसकी वजह से अगर इसका मास m हो, तो यहां पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी ना। फिर अगर आपसे कहा जाए कि इस पे एरिया वेक्टर बना दो, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो गॉस जी ने क्या कहा कि इस सरफेस के लिए, जो कि हमने बनाया है, जो कि हाइपोथेटिकल है, जो कि इमेजिनरी है, इस सरफेस के लिए अगर हम ये कैलकुलेट करें, आई यानी इस सरफेस के पॉइंट्स पे जितना भी इंटेंसिटी होगा, आई डॉट डीएस, डॉट प्रोडक्ट बताओ, अच्छा क्लास 11th में एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़े हो ना, आई डॉट डीएस, और इसका इंटीग्रेशन करें पूरे सरफेस पे, इसका इंटीग्रेशन किया जाए इस पूरे सरफेस पे, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रेशन। तो सरफेस इंटीग्रेशन आई डॉट डीएस ये होता है 4 पाई जी इंटू एम इनक्लोज्ड। एम इनक्लोज्ड क्या है? इस बॉक्स के भीतर ये जो स्फेरिकल सरफेस है, मतलब जो गॉसियन सरफेस है, उसके भीतर का टोटल मास।
इस गॉसियन सरफेस के भीतर हमें जितना भी मास दिखाई देगा पूरा का पूरा उठा के यहां पे रख देंगे। इसी को बोलते हैं गॉसेस लॉ, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फ्लक्स। तो अब इनके डिटेल में नहीं जाते हैं, बेसिक चीज फिर से रिवाइज कर लो, समझ लो। पहला, एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। दूसरा, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनानी आने चाहिए। तीसरा, अगर इस तरह का कोई केस आया तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो गॉसियन सरफेस है इसके थ्रू जो हमें ये क्वांटिटी मिलेगी I.ds, इसका सरफेस इंटीग्रेशन इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल? 4πg इंटू एम इनक्लोज्ड। इसमें ये एम इनक्लोज इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इस गॉसियन सरफेस के हमें सिर्फ भीतर का मास लेना है, बाहर चाहे यूनिवर्स में कितना भी मास क्यों ना हो उससे हमसे मतलब नहीं है। तो बस ये इतना याद रखना। अब सारा केस बड़े ही इजीली, बहुत ही आराम से हम समझेंगे और सारा पॉइंट एकदम क्लियर होगा। तो इसको मिटा दें। तो गॉसेस लॉ इन ग्रेविटेशन क्लियर हो गया, ये लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही गॉसेस लॉ है। और एम इनक्लोज्ड क्या है? गॉसियन सरफेस जो भी आपने लिया है उसके भीतर का मास, बाहर के मास से कोई मतलब नहीं है। तो अब आगे बढ़े, पहला केस देखें। पहला केस क्या है? पहला केस है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल या थिन स्फेरिकल शेल। इसमें भी तीन केस है, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। तो सबसे पहले लेंगे आउटसाइड वाला केस। केस 1, आउटसाइड। देखो, यह है एक स्फेरिकल शेल, फिर वही प्लास्टिक की बॉल जैसी। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। इसका मास मान लिया जाए कितना है? कैपिटल एम। हमें इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, ऑब्वियसली स्मॉल आर ग्रेटर देन आर होगा तभी तो आप इस स्फीयर के बाहर जाओगे। तो फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट स्मॉल आर मस्ट बी ग्रेटर देन आर। अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो तो फिर आप आ जाओगे सरफेस पे, और अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हो तो आप चले जाओगे इस स्फेरिकल शेल के भीतर। तो फिलहाल बाहर देखते हैं। बाहर के एक पॉइंट पी पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है यूजिंग गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ से जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो स्टेप 1 में क्या करते हैं? पी पॉइंट से होकर गुजरता हुआ एक ऐसा ही गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस इस केस में कैसा होगा? स्फेरिकल इन शेप। ये स्फीयर है तो ये भी स्फीयर होगा। हाइपोथेटिकल तो होता ही है और कॉन्सेंट्रिक भी होगा, यानी इस वाले स्फीयर का सेंटर और इस वाले स्फीयर का सेंटर सेम होगा। फिर स्टेप 2 में आप क्या करोगे? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऐसे, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, और एक और बना लेते हैं यहां पे ऐसे। इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आप क्या करोगे? एरिया वेक्टर बनाओगे। यहां एरिया वेक्टर ऐसे ds, यहां ऐसे ds, यहां पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। तक तो याद हो गया होगा सुनते सुनते, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। अब सीधे स्टेप 3 में लगा देंगे गॉसेस लॉ कि भाई इस सरफेस से जो हमें सरफेस इंटीग्रेशन I.ds मिलेगा वो किसके इक्वल होगा? 4πg इंटू एम इनक्लोज्ड के। अब बताओ, अच्छा इस स्फीयर के भीतर मास कितना है? भीतर इसका पूरा का पूरा मास m हमें मिलेगा। इसके भीतर ये पूरी की पूरी स्फेरिकल शेल है तो उसका जो भी मास होगा वो m इनक्लोज्ड बनेगा, दैट इज कैपिटल M। इसमें कोई डाउट नहीं है। इस चीज को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फ्लक्स। इसको कोई पूछ दे कि भाई ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फ्लक्स, FLUX।
अब इसमें देखो आई कैलकुलेट करना है, तो अब आई कैसे कैलकुलेट होगा, अब इसके बाद भी देखो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, इसके डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करोगे। इसका पहले वेक्टर फॉर्म छुड़ाते हैं। ए डॉट बी का फॉर्मूला सभी को पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। बहुत आसान है, बायो के भी हो तो भी समझ में आएगा, आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आएगा। देखो कैसे नहीं समझ में आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा में एंगल देखते हैं। देखो इस पॉइंट पे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ होती है, यानी आई की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहां आई की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो आई की डायरेक्शन इधर, डीएस की डायरेक्शन ऐसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये है रेडियली इनवर्ड और ये है रेडियली आउटवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल बनेगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 पाई जी और इंटू एम। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो -1 में उस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये आ गया सरफेस इंटीग्रेशन आई डी एस इज इक्वल्स टू -4 पाई जी एम। अब क्या करते हैं, अब ये सोचते हैं कि क्या इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे आई कांस्टेंट होगा, तो आई ड्यू टू सिमेट्री बिल्कुल कांस्टेंट होगा। इसकी वजह से जितना इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यहां मिलेगी उतना ही यहां भी मिलेगा, उतना ही यहां भी मिलेगा, उतना ही यहां भी मिलेगा, उतना ही यहां भी मिलेगा। तो सिंस यहां आई कांस्टेंट है, इसलिए इस आई को हम इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। बचा क्या, सरफेस इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू -4 पाई जी एम। सरफेस इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन माने जोड़ना, तो ऐसे ds 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 करके जब पूरा ऐड करोगे तो बताओ अच्छा इस स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया मिलेगा ना। ये जैसा स्फीयर है, इस स्फीयर पे अगर छोटा छोटा ds 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 करते 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 अगर हम समेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, पूरे उस स्फीयर का सरफेस एरिया। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आई सरफेस इंटीग्रेशन ds हो गया, इस स्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये हुआ 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 पाई जी एम। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आई हमें मिलेगा -gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। माइनस साइन क्या बताता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है वो रेडियली इनवर्ड है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, आई इज इक्वल्स टू माइनस में, माइनस का इंपॉर्टेंस समझ में आया, इस माइनस का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है। तो ये एक तरह से विथ डायरेक्शन हम लोगों ने आई निकाल लिया। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है हमारा आई आउटसाइड, चाहे तो आप इसमें यहां पे छोटा सा आउटसाइड भी लगा सकते हो। आई आउटसाइड इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी समझना है। पहला पॉइंट क्या समझना है आपको, इसी के नीचे लिखना, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या लिखना है, आई आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे इस स्फेरिकल शेल से दूर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है, नोट नंबर 2, ये फॉर्मूला जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ये फॉर्मूला तो पॉइंट मास का फॉर्मूला है। यानी बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए हम इस पूरे स्फेरिकल शेल को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या ऐसे समझ लो कि पूरे के पूरे मास को सेंटर पर रखा हुआ मान के पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा दो। तो कोई भी स्फीयर अगर हो, स्फेरिकल शेल अगर हो, बाहर के किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, पूरे के पूरे स्फेरिकल शेल के मास को सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मानते हुए पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला, जी एम डिवाइडेड बाई उस मास से या पॉइंट मास से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो नोट नंबर 2 में ये लिख लेना कि आउटसाइड पॉइंट के लिए हम इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो बाहर क्लियर हो गया एकदम कैसे कैसे सॉल्व हुआ। तो मैंने ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट ही आपको समझा दिया, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करा और गॉसेस लॉ का एक बैकग्राउंड आपको समझाया,
और उससे फिर डिराइव किया। तो आई होप और अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि हाँ ये कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी क्लियर हो गई। अब इसका देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 बहुत ही इजी और छोटा है। ऑन द सरफेस, सरफेस से बताओ। अच्छा, फॉर सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल आर। तो जो आउटसाइड वाला हमें फॉर्मूला मिला है जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसमें आर की वैल्यू घटाते 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 जब स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आप कैपिटल आर रख दोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, सरफेस पे। और सरफेस के लिए भी ये फॉर्मूला होल्ड करता है, यानी बस इसी फॉर्मूले में हमें स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देना है, कैपिटल आर। तो फॉर सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, हेंस आई हमें मिलेगा कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इसमें बताओ अच्छा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो आई सरफेस हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे इंटेंसिटी, यहां पे इंटेंसिटी, यहां पे इंटेंसिटी, सब जगह इंटेंसिटी सेम होगी। कितनी होगी, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं केस नंबर 3, यानी इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ। फिर से इसमें एक फिगर बनाएंगे और ये भी बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट क्या होगा, ये तो जीरो ही आता है, तो इसमें ऐसा कोई मेहनत भी नहीं करनी है। देखो केस नंबर 3, इनसाइड। फिर से ये स्फेरिकल शेल लेते हैं, इसका मास m, रेडियस r, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे गए, स्मॉल r लेस देन r होगा। हमें यहां पे कोई पॉइंट है P, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। फिर से वही काम करेंगे, P से होकर गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इससे जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनती हैं वो तो बस ऐसे ही बनती हैं, वो भीतर नहीं जाती, क्योंकि भीतर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। वो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। इस पे एरिया वेक्टर वगैरह भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लगाते हैं गॉसेस लॉ। क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन आई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 4 पाई जी एम इनक्लोज्ड। सरफेस इंटीग्रेशन आई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 4 पाई जी। तो अच्छा, एम इनक्लोज्ड क्या होता था, गॉसियन सरफेस के भीतर का टोटल मास। तो इस गॉसियन सरफेस के भीतर कोई मास दिखाई दे रहा है, अरे मास तो यहां है, ये है मास, इस स्फेरिकल शेल के मटेरियल का मास। तो अगर हम इसके भीतर ऐसे कोई हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लें तो उसके भीतर मास कितना होगा, 0। एम इनक्लोज्ड की वैल्यू यहां साफ साफ दिखाई दे रही है, क्या, 0। तो एम इनक्लोज्ड 0 होने की वजह से ये पूरा आरएचएस क्या हो जाएगा, 0। तो आई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू हमें मिला 0। अब अगर ये चीज 0 आ रही है तो कई केसेस हो सकते हैं, या तो डीएस 0 हो, तो डीएस तो 0 हो नहीं सकता, आपने सरफेस लिया है तो डीएस तो होगा ही होगा, या तो दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का बने, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि आई ही क्या होगा, 0। तो अगर ये एक्सप्रेशन 0 है तो इट इंप्लाइज दैट, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो स्फेरिकल शेल के भीतर हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। ग्रेविटेशनल फील्ड होता ही नहीं है। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट में लिखने चाहिए। तो आप इसके नीचे फिर से लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या होगा, आई इनसाइड इज इक्वल्स टू 0। चाहो तो स्फेरिकल शेल भी बना लो, ऐसे कई सारे पॉइंट्स बना लो। ये पॉइंट अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सेंटर वाला पॉइंट है आई सी, तो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3 इज इक्वल्स टू IC इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। नोट नंबर 2,
ये स्फेरिकल शेल है, इसके भीतर अगर कोई हम मास रखें तो सिंस यहां फील्ड जीरो है इसलिए इस पे जो भी फोर्स लगेगा ये फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, एफ जी इज इक्वल्स टू 0 होगी। ये क्लियर हो गया आपको। अब आप कहोगे कि सर गॉसेस लॉ से चलो समझ में तो आ गया सर कि इसके भीतर इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन ऐसे फील करने के लिए क्या आप समझा सकते हैं कि ऐसे हमें फील आए कि हाँ यार 0 होगा इसमें, क्योंकि ऐसे फील नहीं हो रहा होगा कि यार इतना बड़ा सा स्फेरिकल शेल है, इसके भीतर हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी 0 कैसे हो जा रही है। ठीक है, गॉसेस लॉ तो समझ में आ गया। तो नोट नंबर 3 में एक फिगर बनाते हैं और ऐसे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 0 होगा कि नहीं होगा, 0 होने की पॉसिबिलिटी है। देखो नोट नंबर 3, ये लिया हमने स्फेरिकल शेल। सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर पे तो समझ आता है कि 0 होगा, चारों तरफ से इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यहां से एक छोटा सा टुकड़ा लें, यहां से एक छोटा सा टुकड़ा लें तो इसकी फील्ड की इंटेंसिटी इधर, इसकी फील्ड की इंटेंसिटी इधर, इस वाले टुकड़े के लिए इधर, इस वाले टुकड़े के लिए इधर, सब एक दूसरे से कैंसिल होता चला जाएगा। ये रिंग नहीं है, ये स्फीयर है। इस वाले टुकड़े की वजह से ऐसे, इस वाले टुकड़े की वजह से ऐसे, इसका एक अपोजिट टुकड़ा भी मिलेगा, सारे कैंसिल होते चले जाएंगे। तो सेंटर पे तो समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन अगर सेंटर के अलावा और कोई पॉइंट लें तब, तो चलो यहां एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट पे ऐसे कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी। तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस स्फेरिकल शेल को भी छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, इस ऊपर वाले पार्ट का मास भी कम होगा, इस वाले पार्ट का मास भी ज्यादा होगा। तो देखो ये वाला टुकड़ा इंटेंसिटी इधर देगा, ये वाला टुकड़ा इंटेंसिटी इधर, इस वाले टुकड़े की वजह से इंटेंसिटी इधर, इसका एक कंपोनेंट आएगा ऐसे और एक कंपोनेंट आएगा इधर, वैसे इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इधर। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह के कई केसेस हमने पीछे की वीडियोस में देखे हैं। तो इन दोनों का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ये आपस में सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ता चला जाएगा। वैसे एक छोटा यहां टुकड़ा लो, एक छोटा टुकड़ा यहां लो, एक टुकड़ा यहां लो, एक टुकड़ा यहां लो, सबकी वजह से एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट इधर। ऊपर वाला कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होता चला जाएगा। तो ऊपर वाला कंपोनेंट जो ऐड होगा, ऐड होते होते एक अच्छी खासी इंटेंसिटी हमें ऊपर की डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक, तो ऊपर वाले का मामला क्लियर हो गया। अब इस नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाले में जैसे ये एक टुकड़ा है, इसकी इंटेंसिटी इधर, ये एक टुकड़ा है, इसकी इंटेंसिटी इधर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर, कैंसिल आउट, इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो ऐड होता चला जाएगा। फिर एक टुकड़ा आप यहां लोगे, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां। सारे टुकड़ों का मास तो सेम है, लेकिन ध्यान देना यहां ढेर सारे टुकड़े हैं ना, ऊपर वाले में नंबर ऑफ जो डीएम 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 आप लोगे उनकी संख्या कम होगी। नीचे का पार्ट बड़ा है, उसमें कई सारे टुकड़े होंगे, तो ये जो वर्टिकल इंटेंसिटी का एलिमेंट मिल रहा है वो कई सारा होगा। तो ऐड करने पे कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां टुकड़ों की संख्या ज्यादा है तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने पे इंटेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ऊपर टुकड़ों की संख्या कम है, नंबर ऑफ डीएम 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 कम है, लेकिन पास है इस पॉइंट से, तो यहां टुकड़ों की संख्या कम है, मास कम है, बट डिस्टेंस कम होने की वजह से इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां मास ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और ले देके इस तरह से सेट होगा कि ये वाला इंटेंसिटी और ये वाला इंटेंसिटी आपस में इक्वल होगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इससे आप मोटे मोटे तौर पर एक फील ले सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स से अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मैथमेटिक्स से भी डिराइव कर सकते हो कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन उतना तामझाम हमें नहीं करना है। हमने तो बहुत ही आराम से 2-3 स्टेप में समझ लिया गॉसेस लॉ से कि इंटेंसिटी भीतर के किसी भी पॉइंट पर क्या होगी? हमेशा 0 होगी। अब इसमें नोट नंबर 4 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाना है। क्या करना है?
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाना है। कभी कभी तो ये ग्राफ डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। जैसे ये स्फेरिकल शेल है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस, दैट इज आर, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे इंटेंसिटी। देखो सेंटर पे, सेंटर वाला पॉइंट है तो जीरो, मतलब सेंटर वाला पॉइंट है तो स्फेरिकल शेल के भीतर का ही पॉइंट, तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। फिर जैसे जैसे आप आगे जाओगे यहां तक, अभी बताओ अच्छा आप भीतर ही हो ना, तो इंटेंसिटी आपको लगातार क्या मिलती रहेगी, जीरो। तो इसी पर रगड़ दो ऐसे, ये बन गया ग्राफ। फिर जैसे ही आप यहां सरफेस पे आओगे, सरफेस पे फिर हमें इंटेंसिटी मिलती है, और इंटेंसिटी ऑन द सरफेस क्या होती है, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर होगा, इंटेंसिटी हमें मिलेगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये एक तरह से आई ऑन द सरफेस है। और उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो आप स्फेरिकल शेल से बाहर निकल गए। बाहर के पॉइंट्स के लिए जो हमें आई आउटसाइड का फॉर्मूला मिलता था वो था आई इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी आई प्रोपोर्शनल टू मिलता था आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे आई की वैल्यू घटेगी, तो घटेगी तो इस तरीके से ऐसा ग्राफ बनेगा। और आर की वैल्यू जब इनफाइनाइट की तरफ टेंड होगी तो ये घटते घटते ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो यहां सटा मत देना, थोड़ा ऊपर ही रखना, कब जाके चिपकेगा इसमें, इनफाइनाइट पे। तो यहां पे i इज इक्वल्स टू जीरो है, यहां पे i की वैल्यू ये है। और एक तरह से देखा जाए तो अच्छा यही i की मैक्सिमम वैल्यू भी है ना। अगर कोई पूछ दे कि स्फेरिकल शेल की वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे होती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी सरफेस पे होती है। उसके पहले तो निपटा ही हुआ होता है जीरो, और उसके आगे भी लगातार वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इस सेक्शन में क्या है, i प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस तरफ अगर बनाना हो तो यहां भी ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इधर भी आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है, एक तरफ ही बनाओ, एक तरफ ही समझो। तो ये है स्फेरिकल शेल की वजह से इंटेंसिटी का वेरिएशन। अंदर के हर एक पॉइंट्स पे जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, और बाहर ठीक वैसा ही फॉर्मूला लगता है जैसा कि पॉइंट मास के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। पूरे के पूरे स्फेरिकल शेल के मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मानकर पॉइंट मास का फॉर्मूला आप लगा दो। तो ये केस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सॉलिड स्फीयर का केस देखते हैं। तो आगे बढ़े, अगला केस देखा जाए। अगला केस क्या है, हेडिंग बना लेना, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल दो। कंचा खेले हो कभी, कंचा, कंचा सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल है। या जो क्रिकेट में वो वाली बॉल होती है, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वो भी सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल है। तो इसमें भी वही लेते हैं, इसको थोड़ा सा 20-20 में निपटाएंगे शॉर्टकट में। पिछला वाला आप समझोगे तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये अब की बार एक सॉलिड स्फीयर है, इसका टोटल मास कितना है, m, रेडियस कितनी है, r। सबसे पहले स्मॉल r ग्रेटर देन r, यानी आउटसाइड के किसी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट से होकर गुजरता हुआ एक स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी वो अब की बार भीतर तक जाएंगी। इसमें भीतर भी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, फिर हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऐसे क्या करेंगे, सीधे सीधे गॉसेस लॉ लगाएंगे। सरफेस इंटीग्रेशन आई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 4 πg m इनक्लोज्ड। फिर वही काम करेंगे, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, थीटा 180 डिग्री, 4 πg m इनक्लोज्ड कितना है, इस गॉसियन सरफेस के भीतर पूरा पूरा इस स्फीयर का मास है m।
तो m इनक्लोज्ड की जगह पूरा पूरा आ जाएगा m। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, सरफेस इंटीग्रेशन i ds, -1 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, -4πgm। उसमें i कांस्टेंट होगा ड्यू टू सिमेट्री, इसकी वजह से हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम होगी। i को निकाल लेंगे बाहर, सरफेस इंटीग्रेशन ds वंस अगेन, ds 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 करके जब आप पूरा एरिया जोड़ोगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा, दैट इज 4π स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू -4πgm। 4π से 4π निपट गया, i की वैल्यू आ गई -gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अरे ये भी पॉइंट मास वाला फॉर्मूला आ रहा है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, gm बाई r स्क्वायर, यानी सॉलिड स्फीयर के लिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉलिड स्फीयर की वजह से भी आउटसाइड के किसी भी पॉइंट के लिए अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए तो पूरे के पूरे इस मास को सेंटर पर रखा हुआ मानते हुए आप पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा सकते हो। सोचो जरा ये कितनी काम की चीज है। अगर कभी हमें फ्यूचर में अर्थ की वजह से कहीं पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ी तो अर्थ भी कैसा स्फीयर मान सकते हैं हम ले दे के, सॉलिड स्फीयर। हालांकि परफेक्ट सॉलिड स्फीयर तो नहीं है, भीतर पता नहीं कहां क्या है, बट फिर भी अगर ऐसे सॉलिड स्फीयर के रूप में उसको कंसीडर करें तो अर्थ की वजह से भी बाहर के किसी पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना पड़ा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसके भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही होंगे, i प्रोपोर्शनल टू m है, i प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर है, और ध्यान देना r की वैल्यू ग्रेटर देन r है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर i केस टू, i ऑन द सरफेस की बात करें तो सरफेस के लिए क्या होगा, r की वैल्यू छोटी करते 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 जब आप सरफेस पे आओगे तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। तो अगर r की वैल्यू कैपिटल R आप इसमें रखो तो i सरफेस आपको मिलेगा gm डिवाइडेड बाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये दो पॉइंट तो बहुत ही आसान थे, पिछले वाले जैसे ही थे, सेम फॉर्मूला भी आता है। तो आई सरफेस भी हमें समझ आ गया। आई सरफेस का नेचर कैसा है, कांस्टेंट। तो सरफेस पे हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी एक जैसी होती है, उसकी वैल्यू सेम होती है, कितनी, gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है उसको आराम से पढ़ेंगे, वो है सॉलिड स्फीयर के भीतर किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का केस। तो अब देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहां निकालने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इनसाइड। अब देखो इसमें स्फीयर को बनाते हैं थोड़ा बड़ा, यह है यूनिफॉर्म, यानी हर जगह एक जैसा, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी एक जैसा। कैसा है ये, सॉलिड। इसकी रेडियस है कैपिटल R, इसका टोटल मास है m। हमें सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है P, और यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे, P पॉइंट से होकर गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इस गॉसियन सरफेस के भीतर कोई पूछे कितना मास है, तो ये देखो जितना हम रंग रहे हैं, जितना स्केच कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही मास ना इस गॉसियन सरफेस के भीतर होगा, बाकी ये वाला मास तो इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, उससे हमसे मतलब नहीं है। तो पूरा मास इसका m है। ये जो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हमने लिया है, इसके भीतर का मास, ये मास इससे कम होगा, ये मास इससे डिफरेंट होगा, उसको m डैश मान लेते हैं। m डैश अगर कोई पूछे कि कैलकुलेट करके बताओ, तो कैलकुलेट कैसे होगा, देखो ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो यूनिफॉर्म स्फीयर में एकदम बेसिक क्लास 10th वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, कोई रो वगैरह नहीं लेंगे, यूनिफॉर्म डेंसिटी वगैरह नहीं लेंगे, वो बेसिक तरीके से निकालेंगे बच्चों की तरह। इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा, पूरा वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। इस पूरे वॉल्यूम के लिए मास कितना है, m। तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, m/4/3 पाई R क्यूब। हेंस इस वॉल्यूम का मास निकाल लिया जाए, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। इसका मास आएगा m/4
4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो इसका जो मास मैंने m डैश माना है ये निकल गया। ये कितना आएगा? कैपिटल M स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब। तो अच्छा, m से छोटी दिख रही है वैल्यू ना, r की वैल्यू कैपिटल R से कम है, तो ये 1 से छोटा होगा, तो m डैश की वैल्यू m से कम होगी। तो m डैश देखो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अब इसमें लगाते हैं गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम से सीधे सीधे उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो लिखेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस वगैरह भी एक दो ड्रॉ कर लें, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक ही दो ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे। चलो एक दो और बना ही लेते हैं। एरिया वेक्टर यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। हमने कहा कि गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रेशन आई डॉट ds क्या होगा? 4πg इंटू m इनक्लोज्ड a डॉट b a b cos थीटा, फिर से 180 डिग्री 4πg। क्या m इनक्लोज्ड पूरा पूरा कैपिटल M है? नहीं, इसके भीतर का मास ही m इनक्लोज्ड बनेगा, वो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। वो कितना आया है? m r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। फिर इसके बाद की कहानी तो जानते ही हो, इसी में निपटाए। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, आप लिख लेना एक स्टेप कॉपी में। फिर ड्यू टू सिमेट्री, देखो इस पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी देखें तो इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट आप लो, इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस पे कोई भी पॉइंट आप लोगे, इस पूरे स्फीयर के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट सिमेट्रिक होगा। इस पॉइंट को पूरे स्फीयर के रिस्पेक्ट में देखो, छोटा सा हिस्सा इधर, बड़ा सा हिस्सा इधर। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो, छोटा सा हिस्सा इधर, बड़ा सा हिस्सा इधर। तो यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी होगी वो हर जगह एक होगी। तो इस आई को हम निकाल लेंगे बाहर, तो ये क्या आ जाएगा? आई सरफेस इंटीग्रेशन ds। उसके बाद आई सरफेस इंटीग्रेशन ds क्या होगा? अगर ds ds करते करते पूरा एरिया जोड़े तो हमें मिलेगा सरफेस एरिया, दैट इज 4π स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4πg m r क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो यहां से 4π से 4π कैंसिल, r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, एक r बचेगा। तो फाइनली आई की वैल्यू हमें मिलेगी -gmr डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये है फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर के भीतर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, स्मॉल r इज ऑब्वियसली लेस देन कैपिटल R होगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। इसमें अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस हटा देना, आई की वैल्यू आएगी gmr डिवाइडेड बाई r क्यूब। इसमें भी हमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें कैपिटल G कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट, कैपिटल R भी कांस्टेंट, यानी I प्रोपोर्शनल टू होगा स्मॉल r के। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है? इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, क्या बता रहा है फॉर्मूला? कि I प्रोपोर्शनल टू R होगा। यानी जैसे जैसे आप, अच्छा नोट नंबर 1 में पहले ये देख लेते हैं, इफ R इज इक्वल्स टू 0, R की वैल्यू अगर 0 करें तो हम कहां पहुंच जाएंगे? सेंटर पे। R की वैल्यू 0 करने पे इंटेंसिटी क्या मिलेगी? 0। इफ R इज इक्वल्स टू 0 देन इंटेंसिटी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। यानी सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है? 0। तो ये तो सॉलिड स्फीयर का हमने केस लिया। अगर अर्थ के भी सेंटर पर पूछें कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो 0 ही होगी। और वैसे भी सोचो, सेंटर पर इस पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर इसको छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में बांट दें, तो एक टुकड़ा अगर इधर इंटेंसिटी देगा तो उसके अपोजिट वाला टुकड़ा इधर इंटेंसिटी देगा, वैसे भी टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो सेंटर पर इंटेंसिटी क्या होती है? 0। नोट नंबर 2 में जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से I इज इक्वल्स टू gm/r क्यूब, ये पूरा कांस्टेंट है, इनटू r। यहां से हमें समझ में आ रहा है I प्रोपोर्शनल टू r होगा। यानी सेंटर से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी।
प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे वैसे वैसे आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन छोटा सा सेट किया जाए कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q, और आपसे पूछा जाए कि IP इज इक्वल्स टू IQ होगा, IP इज लेस देन IQ होगा, IP इज ग्रेटर देन IQ होगा, या IP इज इक्वल्स टू IQ इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो भीतर इंटेंसिटी तो हमें मिलती है, 0 तो नहीं होगा। प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी P पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग और थोड़ा आगे जाओगे तो इंटेंसिटी अलग मिलेगी, तो इक्वल भी नहीं होगा। अब देखो P पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कम है और Q पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है, तो सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, यानी P पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, सॉरी Q पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, P पॉइंट पे इंटेंसिटी कम होगी, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसका मतलब समझ गए कि I प्रोपोर्शनल टू R का मतलब क्या होता है। तो भीतर इंटेंसिटी यहाँ पे 0 नहीं होती, भीतर इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, भीतर इंटेंसिटी वेरिएबल होती है और R के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आप R की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और इस फॉर्मूले में भी देखो, अगर स्मॉल r की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कैपिटल R कर दो तो कहां पहुंच जाओगे, सरफेस पे। तो कैपिटल R अगर रखोगे तो एक R से R कट जाएगा, I की वैल्यू मिलेगी gm/r²। तो चाहे भीतर से सरफेस पे जाओ चाहे बाहर से सरफेस पे आओ, फॉर्मूला सेम ही मिलता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें एक लास्ट नोट में आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला नोट इंपॉर्टेंट है, क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ। ये है एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर, ये हुआ R, वाई एक्सिस पे आई इंटेंसिटी, सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होती है, तो ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी। यहां पे इंटेंसिटी हमें मिलती है कितनी, gm डिवाइडेड बाई r²। ये है I सरफेस। अभी आप देखोगे यही I मैक्स भी होगा, तो लिख लेना I मैक्स इज इक्वल्स टू I सरफेस इज इक्वल्स टू gm/r²। अब इसके भीतर किसी भी पॉइंट के लिए हमने क्या पढ़ा था, I प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो I देखो y एक्सिस पे है ना, अच्छा इसको अगर इक्वालिटी करें तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू वही थी gm/r³, यही था ना। सो k मान लेते हैं। देखो I y एक्सिस पे है तो I की जगह समझने के लिए हमने y लिख दिया, इसकी जगह हमने लिख दिया k, और r x एक्सिस पे है तो इसकी जगह लिख दिया x। तो y इक्वल टू mx जैसा इक्वेशन मिल रहा है ना, y इक्वल टू mx कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ का जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कहां से होकर जाएगा, ओरिजिन से। तो यहां से इसको ऐसे मिला दो। ये किस रीजन में इंटेंसिटी का ग्राफ है, इनसाइड। क्या इंटेंसिटी कांस्टेंट है, नहीं। क्या इंटेंसिटी 0 है, नहीं। इंटेंसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। और यहां पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि I प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। उसके बाद आउटसाइड के लिए वही होता है, I प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी। I प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मैक्सिमम कोई पूछे तो कहां होगा, सरफेस पे होगा। कितना होगा, gm/r²। भीतर कैसा होता है नेचर, I प्रोपोर्शनल टू r। आगे कैसा होता है, जैसे r बढ़ाओगे वैसे वैसे I की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो आई होप ये डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो को चलाकर देखो, अच्छे से देखो, धीरे धीरे देखो, सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं तब अगली वीडियो में।